नमस्कार मेरी प्यारी फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी जिद्दी आत्मा की स्टोरी लेकर आया हूं जो अपनी जिद के चलते हंसती खेलती लड़की के जीवन को बर्बाद कर देता है। कहते हैं प्यार में उस इंसान की कमियों को भी अपनाना पड़ता है, उसकी हर खामी को अपनाना पड़ता है। जो जैसा है वो चाहने वाला उसे वैसा ही अपनाता है, क्योंकि प्यार रंग रूप नहीं देखता और ना ही वो कमियों को गिनता है। प्यार में कोई शर्तें नहीं होती, जो बिना स्वार्थ के सच्चे दिल से चाहे वही प्यार कहलाता है। लेकिन अब इंसान कोई इंसान से प्रेम करे तब तक तो बात ठीक है, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें एक आत्मा और इंसान के बीच का मिलन है। और जब जब भी इंसान ने कुदरत के फैसले के खिलाफ जाकर कुछ करने की कोशिश की है तब तब उसे बुरा ही नतीजा मिला है। देखिए, आत्माओं की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, और अगर हम इंसान उस दुनिया में जाकर के प्रेम करने बैठ जाएं, या फिर उस दुनिया के लोग आकर हम इंसानों से प्रेम करने लग जाए, लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं और जब हम कुदरत के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो नुकसान तो हमें भुगतना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़की जो जन्म से ही हमेशा लोगों से ताने सुनती आई थी। समाज ने उसे हमेशा बेसहारा कहा, हमेशा लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। दरअसल भगवान ने उसको शरीर तो दिया, लेकिन शरीर में कुछ कमियां छोड़ दी। उसके माँ बाप ने काफ़ी कोशिश की उसकी कमी को ठीक करने की, लेकिन आप जानते हैं कि जिसके पास जितना पैसा होता है वही उन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। गरीब लोगों के लिए बीमारी आज भी एक अभिशाप ही है, लेकिन जब वह लड़की एक आत्मा के संपर्क में आती है तो उसके शरीर में जो भी विकार थे वह खत्म हो जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसको यह एहसास नहीं था कि इसके बदले में वह कितनी बड़ी कीमत चुकाने जा रही है, और इसका एहसास जब तक उसे हुआ तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले मैं सभी साथियों को बता दूं कि आपके लिए हॉरर दुनिया की डार्क स्टोरी भी पब्लिक कर चुका हूं, लेकिन उसको केवल वही लोग सुन सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, क्योंकि वह बहुत ही अंधेरी दुनिया की स्टोरी है। चलिए अब आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। साथियों, आज भी प्यार के बारे में हमें कई किस्से सुनने को मिलते हैं। कई लोग तो प्यार पर मर मिट जाते हैं, लेकिन आहाना के लिए ये किस्से सिर्फ एक काल्पनिक कहानी की तरह थे, क्योंकि आहाना की जिंदगी कुछ ऐसी थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्यार जैसी चीज इस दुनिया में होती ही नहीं। ये प्यार के किस्से और कहानियां सिर्फ किताबों में होती हैं। आहाना दिखने में बेहद खूबसूरत तो थी, पर बचपन से वो शारीरिक रूप से लाचार थी। उसके दो बेजान पैर बचपन से ही काम नहीं करते थे। वो सिर्फ व्हील चेयर के सहारे ही चल पाती थी। एक डॉक्टर के द्वारा आहाना के माँ बाप अपनी बेटी को ठीक कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि औरों की तरह आहाना भी चल फिर पाए और अपनी जिंदगी आम तरीके से जी पाए। पर कई टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ज्यादा फीस मांगने लगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम को जमा करना आहाना के माता पिता के लिए बेहद मुश्किल था। इसीलिए न चाहते हुए भी आहाना के माता पिता को इस ऑपरेशन को टालना पड़ा। लेकिन आहाना को इस बात का थोड़ा सा भी दुख नहीं था। उसे सिर्फ लोगों की सोच से दिक्कत थी। आहाना जब भी कहीं बाहर व्हीलचेयर के साथ निकलती थी तो कई आते जाते लोग उसे अजीब तरह से घूरने लगते थे, तो कुछ बड़बड़ाते हुए यह कह देते थे कि आहाना की यह हालत उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से हुआ है। इस तरह की बातें सुनकर आहाना को लोगों से घिन सी आने लगती थी। आहाना अक्सर यही सोचती थी कि जिन लोगों को अपने आने वाले कल का नहीं पता, वो इतने दावे से मेरे पिछले जन्म के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। इन्हीं वजहों से आहाना ने घर से निकलना कम कर दिया था, लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। उसने अब अपनी खुद की दुनिया बना ली थी। आहाना मन ही मन प्यार पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो उसे बेइंतहा चाह सके और उसकी कमी को भी अपना सके। 21 साल की आहाना अब सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। देहरादून जैसे खूबसूरत वादियों से भरे शहर में रहने वाली आहाना अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी।
बाहर के लोग भले ही आहाना को दया भरी नजरों से देखते थे और अपने दिमाग में उसकी छवि बना लेते थे, पर हकीकत में आहाना काफी बिंदास और नई सोच वाली लड़की थी। अपनी बात साफ शब्दों में कहना जानती थी और इसी से सबको दिक्कत होती थी कि आहाना इतनी बेबाक कैसे हो सकती है। आहाना के साथ घर में सिर्फ उसके माता पिता ही रहते थे। आहाना के पिता आनंद अक्सर काम से बाहर ही रहते थे और आहाना की माँ सरिता घर के कामों में लगी रहती थी। लेकिन कुछ दिनों से आहाना की एक कजिन, जो उसकी बुआ की बेटी थी, वो कुछ दिनों के लिए इनके घर रहने आई थी। उसका नाम सोनाली था। उसे सोने के लिए आहाना का कमरा दे दिया गया था। आहाना भी क्या करती, उसे भी ना चाहते हुए अपना कमरा सोनाली के साथ कुछ दिनों के लिए शेयर करना पड़ा। लेकिन सोनाली का साथ पाकर अब आहाना को भी उसके साथ रहना अच्छा लग रहा था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सोनाली अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाती है और साथ ही आहाना को भी साथ चलने के लिए कहती है, मगर आहाना को जरा सा भी मन नहीं हो रहा था जाने का। वो अकेले ही अपने कमरे में रहना चाहती थी। इस पर सोनाली ने आहाना से कहा, आहाना, क्या तुम रोज रोज एक ही कमरे में रहकर बोर नहीं हो जाती? क्या तुम्हारा मन नहीं करता बाहर निकलने का? इस पर आहाना ने कहा, तुम्हारे लिए यह बोरिंग होगा, पर मुझे अच्छा लगता है कमरे में अकेले रहना। मैं यहाँ जो चाहे कर सकती हूँ, यहाँ कोई अजीब नजर से घूरने वाले नहीं मिलेंगे। इस पर सोनाली ने कहा, तो क्या लोगों के डर से तुम बाहर निकलना छोड़ दोगी, जिंदगी जीना छोड़ दोगी? आहाना ने कहा, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं बस लोगों की भीड़ में खुद को असहज महसूस करती हूँ। लोगों का यूं देर तक घूरना और फिर इस तरह की बातें बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। आहाना की यह बात सुनकर सोनाली ने कहा, अरे पर हम लोग सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्त कार में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलेंगे और खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे का मजा लेंगे, तो तुम भी हमारे साथ चलो। हम लोग सिर्फ 4 जने होंगे, एक तुम, एक मैं और साथ में मेरे 2 दोस्त साक्षी और आयशा। गाड़ी में म्यूजिक होगा, पूरा अच्छा माहौल होगा, एक बार चलो। सोनाली की बात सुनकर आहाना सोचने लगी। सोनाली ने थोड़ा मजाक करते हुए आगे कहा, इतना सोच क्या रही हो? मैं तुम्हें चलती गाड़ी से धक्का ना दे दूं, यही सोच रही हो ना तुम? ये कहते हुए सोनाली हंसने लगी। आहाना ने भी हंसते हुए कहा, एकदम पागल हो तुम। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। आहाना ने इतना कहा ही था कि तभी आहाना की मां सरिता कमरे के अंदर आ गईं और अंदर आते हुए सरिता ने पूछा, कहां जाने की बात हो रही है? सोनाली ने बताया कि आहाना भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई है। इस पर सरिता ने सोनाली से कहा, देखो सोनाली, इसे कहीं पे भी ले जाओ, बस इसका ध्यान रखना और घर जल्दी आ जाना। इस पर सोनाली ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इसका अपने से ज्यादा ध्यान रखूंगी। इस पर आहाना ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। जब मैं अपने सारे काम अकेले कर सकती हूँ तो खुद का ध्यान भी अच्छे से रख सकती हूँ। इस पर सरिता ने कहा, पर बेटी, मेरा फर्ज था कहना। मैं जानती हूँ तुम अकेले अपना ध्यान रख सकती हो, पर माँ होने के नाते मेरा कहना तो फर्ज बनता है। आहाना ने कहा, चिंता की बात नहीं है माँ, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी, आप बेफिक्र होकर रहिए। आहाना और सोनाली अब कजिन से ज्यादा एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। दोनों को ही एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। सोनाली बड़े ही चाव से आहाना को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन दोनों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आगे का सफर आहाना की जिंदगी में क्या नया मोड़ लाएगा। आज बड़े ही दिनों बाद आहाना बाहर घूमने जा रही थी, इसलिए आज वो अच्छे से तैयार हो रही थी। कुछ ही देर में सोनाली के दोस्त आयशा और साक्षी गाड़ी लेकर आ जाते हैं और घर के बाहर इन दोनों के आने का इंतजार करते हैं। सोनाली ने आहाना को आवाज लगाते हुए कहा, आहाना जल्दी कर, वो दोनों गाड़ी लेकर बाहर इंतजार कर रहे हैं। आहाना तैयार होकर व्हील चेयर के सहारे बाथरूम से बाहर आती है। आहाना तैयार होकर काफी खूबसूरत लग रही थी। आहाना की तरफ देखते हुए सोनाली ने कहा, अगर किसी लड़के की नजर तुझ पर पड़ गई ना, तो पहली ही नजर में तुझे दिल दे बैठेगा। इस पर आहाना ने कहा, हो गया तेरा, या और तारीफ करनी है? चल अब चलते हैं। तभी आहाना ने कहा, 1 मिनट,
कुछ रह गया है। इस पर सोनाली ने कहा, अब क्या रह गया है? जो करना है जल्दी कर। अहाना ने एक परफ्यूम की बोतल हाथ में लेते हुए कहा, परफ्यूम लगाना तो भूल ही गई, इसकी महक बहुत तेज है। अहाना जैसे ही खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगती है तो उसकी महक कमरे में फैल जाती है। इतने में सरिता अंदर आते हुए अपनी बेटी से कहती हैं, तुम्हें परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं अगर अनजान रास्तों से निकलोगे तो किसी की बुरी नजर तुम पर पड़ जाएगी। इस पर अहाना ने पूछा, किसकी नजर? सरिता ने कहा, प्रेत आत्माओं की नजर। ये इत्र की महक से खींचे चले आते हैं, इसलिए मत लगा इसे। इस पर सोनाली और अहाना दोनों हंसने लग गए। सरिता ने कहा, यह मजाक वाली बात नहीं है, मैं जो कह रही हूं भले के लिए कह रही हूं। पता नहीं तुम आजकल के बच्चे क्यों इन चीजों का मजाक उड़ाते हो। इस पर अहाना ने कहा, माँ आप इतनी चिंता क्यों करती हो? और बात रही प्रेत और आत्माओं की, तो ये सब डराने के लिए बातें हैं और कुछ नहीं। आप चिंता मत करिए और हमें बाहर तक छोड़ने आ जाइए, आपको बाय कहना है। सरिता दोनों को बाहर तक छोड़ने आ जाती है। आहाना सोनाली के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाती है और आहाना की व्हीलचेयर को गाड़ी की डिक्की के अंदर रखा जाता है। आयशा गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है और आहाना अपनी मां सरिता को बाएं कहने लगती है। इतने में गाड़ी अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाती है, पर गाड़ी के निकलते ही ना जाने क्यों सरिता का मन थोड़ा सा बेचैन सा होने लगता है, मगर वो फिर से अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लेती है। चारों लड़कियां गाड़ी में बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रही थीं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे म्यूजिक का वॉल्यूम और हाई किया जा रहा था। गाड़ी के अंदर खूब शोर शराबे का माहौल बना हुआ था, लेकिन अहाना गाड़ी की खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारे को निहारने में लगी थी। ना जाने कितने दिनों बाद वो यूं इस तरह बाहर निकली थी। यह पल अहाना के लिए सबसे सुहाना पल लग रहा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक खाली रास्ते पर पहुंच जाती है, जहां रास्ते के दोनों तरफ जंगल दिख रहे थे और आगे की तरफ पहाड़ों का नजारा दिख रहा था। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल सुनसान और खाली रास्ता था, जहां से सिर्फ कुछ ही गाड़ियां गुजरती हुई दिखाई दे रही थीं। आयशा उन्हीं रास्तों से गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ा रही थी, लेकिन अचानक एक झटका खाकर गाड़ी एक साइड पर रुक गई। गाड़ी के इस तरह रुकते ही सोनाली ने पूछा, क्या हुआ? गाड़ी अचानक यहां क्यों रोक दी? इस पर आयशा ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, पता नहीं, एक झटका लगा और गाड़ी रुक गई, लेकिन यह गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? आयशा दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर गाड़ी तो जैसे स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में आसमान में काले बादल घिरने लग गए। साक्षी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है बारिश होगी, हमें जल्दी कुछ करना होगा। आयशा कैसे भी करके गाड़ी को स्टार्ट करो। लेकिन आयशा को अब कुछ और खराबी नजर आ रही थी। कुछ तो टकराया है जिससे यह गाड़ी रुक गई और स्टार्ट नहीं हो रही। ये बोलते हुए आयशा गाड़ी से बाहर निकलकर देखने लगती है। बाहर आकर आयशा झुककर गाड़ी के नीचे नजर डालती है, लेकिन जो उसे देखने को मिलता है उसे आयशा के चेहरे का रंग हैरानी से उड़ जाता है। आयशा परेशान होकर अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? इतने में साक्षी बाहर आकर आयशा की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया गाड़ी के नीचे? आयशा ने कहा, तू खुद ही देख ले। साक्षी भी गाड़ी के नीचे देखने लगती है। गाड़ी के नीचे एक काली बिल्ली मरी हुई नजर आ रही थी। साफ लग रहा था कि यह काली बिल्ली गाड़ी के नीचे आकर कुचल कर मरी है। वो मरी हुई बिल्ली दिखने में बहुत ही डरावनी और अजीब लग रही थी। साक्षी ने कहा, आयशा, तू देखकर गाड़ी नहीं चला सकती थी? तूने एक काली बिल्ली को कुचल दिया। इस पर आयशा ने अपनी सफाई में कहा, मैंने जानबूझकर इस बिल्ली को नहीं कुचला है। तू तो मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी, क्या तुझे सामने से कोई काली बिल्ली गुजरती हुई नजर आई? नहीं ना, वैसे ही मुझे भी नजर नहीं आई। हैरानी की बात यह है कि यह बिल्ली अचानक कहां से गाड़ी के नीचे आ गई? यह सवाल अब आयशा और साक्षी को परेशान कर रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठे सोनाली और आहाना सोच में पड़ गए कि आखिर क्या मसला है और ये दोनों कुछ क्यों नहीं बता रही। सोनाली ने कहा,
आहाना, तू यहीं बैठ, मैं पता करके आती हूँ क्या बात हुई है। दोनों चेहरे से परेशान दिख रहे हैं। इतना बोलकर सोनाली भी बाहर आ गई और दोनों से सवाल करने लगी। कोई बताएगा क्या हुआ है? तुम दोनों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? यहां से निकलना है या नहीं? दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि सोनाली को कैसे बताएं, क्योंकि इस वक्त दोनों ही घबराए हुए लग रहे थे। आयशा ने सोनाली को गाड़ी के नीचे देखने का इशारा किया। उस इशारे को समझकर सोनाली ने भी देख लिया। सोनाली ने आयशा को दोष देते हुए कहा, तू ध्यान से अच्छे से देखकर गाड़ी नहीं चला सकती थी क्या? ये क्या किया तूने? इस पर अब आयशा ने चिढ़ते हुए कहा, कब से यही सुन रही हूं कि गाड़ी देखकर नहीं चला सकती। 2 सालों से गाड़ी चला रही हूं, तब तो ऐसे सवाल नहीं पूछे। मैंने जानबूझकर नहीं मारा है इसे। ये अचानक कब मेरे गाड़ी के नीचे आ गई, मुझे नजर ही नहीं आया। सोनाली ने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब और निकलो इस रास्ते से। आयशा ने कहा, कैसे निकलें? गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। सोनाली ने पूछा, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? इस पर आयशा ने कहा, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। तभी सोनाली ने एक बार फिर गाड़ी के नीचे देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो चुका था। सब ध्यान से देखने के बाद सोनाली ने दोनों से कहा, कैसे स्टार्ट होगी गाड़ी जब गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है? किसी मैकेनिक को यहां बुलाकर गाड़ी का टायर बदलवाना पड़ेगा। इस पर आयशा ने कहा, कैसे बुलाएंगे? पता नहीं कितनी दूर होगा, और अगर उसने इस मरी हुई काली बिल्ली को देख लिया तो? इस पर सोनाली ने कुछ सोचते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम लोग पहले इस मरी हुई बिल्ली को यहां से हटा देंगे और इसे हटाने के बाद तुम दोनों जाकर एक मैकेनिक को यहां लेकर आओगे टायर बदलने के लिए। तीनों ठीक वैसा ही करती हैं। उस मरी हुई बिल्ली को आयशा और साक्षी अपने हाथ से उठाकर कोने पर रख देते हैं और पानी से हाथ धोने के बाद साक्षी और आयशा मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। पर वो दोनों सोनाली को साथ ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन सोनाली ऐसे रास्ते पर आहाना को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इस पर आयशा ने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम दोनों को देहरादून के रास्तों की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। हम दोनों नोएडा से यहां तेरे साथ घूमने आए हैं। कम से कम तुम थोड़ी बहुत जानती होंगी यहां के रास्तों के बारे में, क्योंकि तुम इतने दिन यहां रह चुकी हो। तुम साथ चलोगी तो रास्ते भी जल्दी मिल जाएंगे और सब जल्दी से निपट जाएगा, इसीलिए तुम्हें साथ चलने के लिए कह रहे हैं। इस पर सोनाली कुछ सोच विचार करने लगी। सोनाली ने सोचते हुए कहा, मुझसे ज्यादा तो आहाना को इन रास्तों के बारे में पता होगा, तो उसे भी साथ ले चलते हैं। इस पर साक्षी ने कहा, उसे साथ ले जाने का मतलब है उसे व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाना। हम लोग इतना झंझट नहीं ले सकते। पता नहीं आगे का रास्ता कैसा होगा, व्हील चेयर के जरिए ले जाने लायक रास्ता होगा या नहीं। सोनाली अब अजीब दुविधा में फंस गई थी। एक तरफ बारिश का मौसम बन रहा था और दूसरी तरफ चारों लड़कियां एक अनजान जगह पर फंसी गई थीं। वक्त भी रेत की तरह फिसलता जा रहा था। सोनाली को अब सरिता की वो 2 बातें कही हुई याद आ रही थीं, घर जल्दी आ जाना और पूरे सफर में आहाना का ध्यान रखना। सरिता की यही कही हुई बातें सोनाली को याद आ रही थीं। एक तो आहाना को लेकर घर जल्दी पहुंचना था और हर पल आहाना के साथ रहकर उसका ध्यान भी रखना था। मगर अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि सोनाली को अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था। आयशा ने पूछा, क्या सोच रही हो सोनाली? चलो हमारे साथ। इस पर सोनाली ने कहा, लेकिन मैं आहाना को गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकती, वो भी सुनसान रास्ते पर। इस पर आयशा ने चिढ़ते हुए बोला, कहा था ना मैंने, मत लेकर आना उस अपाहिज लड़की को अपने साथ। हो गई ना मुसीबत। आयशा की इस बात पर भड़कते हुए सोनाली ने कहा, जुबान संभाल कर, बहन है वो मेरी। इतने में साक्षी ने बीच में आकर कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ। देखो सोनाली, आहाना के लिए तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है, पर तुम हमें भी तो समझो। हमें देहरादून के रास्ते और गलियों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो तो आयशा गूगल मैप देखकर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा रही थी। हमें क्या पता था हम चारों इस रास्ते पर एक जगह रुक जाएंगे। तुम्हारा यहां आना जाना लगा रहता है और इतने दिन तुम यहां रुक चुकी हो, तो तुम्हें थोड़ी बहुत आगे के रास्ते के बारे में जानकारी तो होंगी ना।
तभी आयशा ने बीच में बोलते हुए कहा, और अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो हम आहाना से पूछ लेंगे, क्योंकि वो तो यहाँ बचपन से रहती आई है, उसे ज़रूर पता होगा कि आगे जाकर मैकेनिक कहाँ मिलेगा। सोनाली को अब उन दोनों की बात सही लग रही थी। आयशा ने आगे कहा, अब हमें बातों में और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जल्दी से आहाना से पूछकर हम तीनों को मैकेनिक को ढूंढने के लिए तुरंत निकलना चाहिए। सोनाली को साक्षी की यह बात सही लगी। इतने में आहाना गाड़ी में बैठकर तीनों की बात सुनने की कोशिश कर रही थी। तीनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर आहाना भी सोच में पड़ गई कि इतनी देर ये तीनों बाहर क्या कर रही हैं। तभी सोनाली आहाना के पास आ जाती है। सोनाली के पीछे उसके दो दोस्त भी आ जाते हैं। सोनाली के आते ही आहाना पूछती है, क्या हुआ? तुम तीनों चेहरे से परेशान क्यों दिख रहे हो? सब ठीक है ना? इतना पूछते ही सोनाली ने आहाना को सब बता दिया कि किस तरह अचानक एक काली बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गई और कुचलकर मर गई, और साथ ही गाड़ी का टायर भी अचानक पंचर हो गया और उसी टायर को बदलवाने के लिए किसी मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, और उसे ढूंढने के लिए सोनाली को दोनों के साथ चलना होगा। आहाना हैरान होकर सोनाली की बात सुन रही थी। आहाना ने कहा, मतलब मुझे यहाँ अकेले तुम तीनों के लौटने का इंतजार करना पड़ेगा? इस पर सोनाली ने कहा, हाँ यार, ना चाहते हुए भी मुझे इन दोनों के साथ मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को इस रास्ते की ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में और देर हो जाएगी, इसीलिए मुझे साथ चलना पड़ रहा है। पर चिंता मत करो, हम मैकेनिक को लेकर जल्दी आ जाएंगे। सोनाली की बात को समझते हुए आहाना ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ अकेले बैठकर तुम लोगों के लौटने का इंतजार करूंगी, पर ज्यादा वक्त मत लगाना। सोनाली ने कहा, हाँ, हम जल्दी ही आ जाएंगे, बस तुम हमें इतना बता दो, अगर तुम्हें पता हो तो आगे जाकर मैकेनिक कहाँ मिलेगा? कोई आइडिया है तुम्हें? आहाना ने गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहा, सच कहूं तो मैं ज्यादा घर से निकली नहीं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर हाँ, एक रात शायद मेरे पापा इन्हीं रास्तों से गुजरे थे, तब उन्होंने बताया आगे जाकर कई दुकानें दिखती हैं। यह सुनकर तीनों को थोड़ी राहत मिली कि आगे जाकर कई लोगों से मैकेनिक के बारे में पूछा जा सकता है। तीनों बिना वक्त गंवाए मैकेनिक को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आहाना गाड़ी में बैठकर उनके लौटने का इंतजार करती है। लेकिन सोनाली नहीं जानती थी कि वो आहाना को इस सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, क्योंकि चारों लड़कियां इस बात से अनजान थीं कि कई साल पहले इस रास्ते पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था, और उस हादसे के बाद से सभी ने इस रास्ते से गुजरना कम कर दिया था। मगर आज आहाना जैसी लड़की इस सुनसान भरे रास्ते पर बिल्कुल अकेली थी। दोनों तरफ आसपास जंगल थे और वहां एक अजीब सी शांति थी जिसे आहाना साफ महसूस कर पा रही थी। उस रास्ते पर इतना गहरा सन्नाटा छाया हुआ था कि हवाओं की आवाज भी आहाना के कानों में गूंज रही थी। लेकिन आहाना एक हिम्मत वाली लड़की थी, उसे इस तरह के माहौल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस शांति से बैठकर उन लड़कियों के लौटने का इंतजार कर रही थी। कई देर तक इंतजार करते करते आहाना की आंख लग गई थी। वो कब गहरी नींद में सो गई उसे पता ही नहीं चला। आहाना उठ, हम लोग आ गए। सोनाली की आवाज में यह बात सुनकर आहाना ने तुरंत अपनी गहरी नींद से जाग गई। लेकिन जब आंखें खोलकर देखा तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। आहाना ने सोचते हुए खुद से कहा, मैंने अभी तो सोनाली की आवाज सुनी थी जो मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर कह रही थी कि हम लोग आ गए, पर यहां तो कोई नहीं दिख रहा। यह सोचते हुए आहाना अभी भी बाहर की तरफ हैरानी से देख रही थी, लेकिन उसे सामने से ना सोनाली आती हुई नजर आ रही थी और ना उसके दोस्त नजर आ रहे थे। आहाना ने सोचा, शायद गहरी नींद के कारण मुझे ऐसा महसूस हुआ हो। मगर अगले पल आहाना को गाड़ी के खिड़की से बाहर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर आहाना डर से चौंक गई। अचानक एक काली बिल्ली आहाना को घूमती हुई नजर आने लगी, लेकिन वो बिल्ली खून से लथपथ हो चुकी थी। उसके पैरों के निशान खून से सने हुए थे। वो काली बिल्ली आहाना के आसपास मंडरा रही थी। उस बिल्ली को अपने आसपास मंडराते हुए देखकर आहाना डरते हुए सोच रही थी, कहीं यह वही काली बिल्ली तो नहीं जो सोनाली ने बताया था कि एक काली बिल्ली गाड़ी के नीचे आकर मर गई।
क्या ये वही काली बिल्ली है? ये सोचते हुए अहाना के रोंगटे खड़े हो गए। उस बिल्ली की आंखें बहुत ही डरावनी और बड़ी दिख रही थीं और उन्हीं आंखों से वो मरी हुई बिल्ली अहाना की तरफ घूर रही थी। अहाना ने डर से गाड़ी के शीशे ऊपर कर ली। अहाना के हाथ पैर अब डर से कांपने लगे थे। वो डरते हुए बस यही सोच रही थी, नहीं, ये वो मरी हुई बिल्ली नहीं हो सकती। कोई मरकर अपने आप कैसे जिंदा हो सकता है? पर अगर ये वो बिल्ली नहीं है तो उसके शरीर पर इतना खून क्यों लगा है? कहीं मैं कोई डरावना सपना तो नहीं देख रही? इसी तरह के डरावने विचार अहाना के मन में आ रहे थे। बाहर की तरफ देखने की अहाना में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। उस काली बिल्ली की वो डरावनी आंखें अहाना के शरीर में कंपन पैदा कर रही थीं, मगर इतना सब काफी नहीं था। अगले पल अचानक गाड़ी के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज से अहाना डर से सिहर गई। उसे महसूस हुआ जैसे गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ है और अपनी धीमी भारी आवाज में अहाना का नाम धीरे से पुकार रहा है। डर से अहाना के पसीने छूटने लगे थे। वो सहमति हुई, चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसे अभी भी यही महसूस हो रहा था कि कोई गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। थोड़े पल बाद अचानक अहाना को वो मरी हुई बिल्ली दिखना बंद हो गई, लेकिन जब ध्यान से देखा तो अब धीरे धीरे बाहर एक सफेद धुंध छाने लगा था। उस सफेद और घने धुंध में धीरे धीरे दोनों तरफ के आसपास जंगल भी दिखना बंद हो गया था। अहाना को समझ ही नहीं आया कि यह अचानक क्या हुआ। अचानक यह सफेद घना धुंध कुछ ही लम्हों में हर तरफ कैसे छा गया। धुंध अब इतना गहरा हो चुका था कि बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ऐसे माहौल में अहाना का मन डर से बुरी तरह बेचैन हो रहा था। अहाना गाड़ी के बाहर तो निकलना चाह रही थी, लेकिन उसकी व्हील चेयर गाड़ी के पीछे डिक्की के अंदर पड़ी हुई थी, जिसे वो अपने आप नहीं ले सकती थी। अहाना ने डर से चिल्लाते हुए कहा, कोई है यहां? मैं यहां फंस चुकी हूं। इतनी बार आवाज लगाने पर भी अहाना को कोई नहीं दिखा जो उसकी मदद कर सके। अहाना ने जैसे ही सोनाली को कॉल लगाना चाहा, तभी नेटवर्क अपने आप गायब हो गया। अहाना अब ऐसी जगह पर फंस चुकी थी जहां कोई आता जाता नहीं था। तभी अहाना को उस घने धुंध में से निकलकर एक अजीब सा दिखने वाला साया चलता हुआ नजर आ रहा था। उसके अजीब कदम अहाना की तरफ ही बढ़ रहे थे। अहाना की सांसें अब खौफ से ऊपर नीचे हो रही थीं। ना तो वहां से भागने का कोई जरिया था और ना ही कोई मददगार मिलने की संभावना थी। उस डरावने साए को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अहाना ने अपनी आंखें खौफ से बंद कर लीं और एक जगह सहमते हुए बैठ गई। 1 घंटे बाद वो तीनों लड़कियां एक मैकेनिक को लेकर वापस उसी जगह पर पहुंच जाती हैं, मगर जब तीनों की नजर गाड़ी के अंदर गई तो सबके होश उड़ गए। अहाना गाड़ी के अंदर कहीं भी मौजूद नजर नहीं आ रही थी। सोनाली ने घबराते हुए कहा, हे भगवान, ये अहाना कहाँ गई? वो यहां दिख क्यों नहीं रही? साक्षी और आयशा भी हैरान भरी नजरों से अहाना को ढूंढते हुए आसपास देख रहे थे, मगर तीनों को अहाना कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी सोनाली ने गाड़ी की डिक्की खोलकर चेक किया। उस डिक्की को खोलते ही सोनाली ने कांपते हुए होंठों से कहा, व्हील चेयर तो अभी भी यहीं पड़ी है और अहाना बिना व्हील चेयर के कहीं जा ही नहीं सकती। जाना तो दूर, वो बिना व्हील चेयर के गाड़ी से बाहर भी निकल नहीं सकती। इसका मतलब वो कहीं गई नहीं है, शायद कोई उसे यहां से ले गया है। यह सोचकर सोनाली का मन और भी घबराने लगा था। सोनाली ने अपने दोनों दोस्तों पर झल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था तुम लोगों से कि यहां अहाना को इस रास्ते पर अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम दोनों को पता नहीं किस बात की इतनी जल्दबाजी थी। मेरे ना जाने से मैकेनिक मिल जाता, भले ही वक्त लगता, मगर कम से कम मैं अहाना के पास तो होती। अब सरिता जी को क्या जवाब दूंगी मैं? सोनाली के गुस्से को शांत करते हुए साक्षी और आयशा ने कहा, घबराओ मत, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम पहले अपना गुस्सा थोड़ा शांत कर लो। इतने में उस मैकेनिक ने तीनों लड़कियों की सारी बातें सुनते हुए कहा, आप लोगों को यहां आना ही नहीं चाहिए था। आप लोग भले ही मेरा यकीन न करें, लेकिन इस जगह पर आत्माओं का वास है। यहां कई अजीब हादसे होते रहते हैं। आप लोगों को इस रास्ते से गुजरना नहीं चाहिए था। उस मैकेनिक की बात सुनकर सोनाली ने कहा, देखिए, हम लोग पहले से ही घबराए हुए हैं
आप ऐसी बातों से हमें और ना डराएं। आप बस तुरंत गाड़ी का टायर बदल दीजिए, फिर हम आहाना को ढूंढने निकलेंगे। सोनाली के इतना बोलते ही वो मैकेनिक गाड़ी का टायर बदलने में लग गया। तभी आयशा की नज़र झाड़ियों पर पड़ी जहां उस मरी हुई बिल्ली को रखा गया था, मगर अब देखने पर वो मरी हुई बिल्ली कहीं नजर नहीं आ रही थी। यह देखकर आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया था। साक्षी ने आयशा के चेहरे पर डर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आयशा ने धीमी आवाज में साक्षी से कहा, वो मरी हुई काली बिल्ली अचानक अपनी जगह से गायब है और दिख भी नहीं रही। यह सुनकर साक्षी भी एक पल के लिए डर से चौंक गई। उसने भी उस झाड़ियों पर नजर डालते हुए देखा तो वहां वाकई कोई मरी हुई बिल्ली नजर नहीं आ रही थी। साक्षी ने आयशा से कहा, कितनी अजीब बात है। आहाना जो चल नहीं सकती वो यहां से गायब है, जो बिल्ली मर चुकी थी वो भी यहां से गायब है। कोई बिना चले और बिना जिंदा हुए कैसे गायब हो सकता है? साक्षी की यह बात सुनकर आयशा भी अब काफी घबरा गई थी। इतने में वो मैकेनिक गाड़ी का टायर बदलकर वहां से चला जाता है। अचानक बारिश की बूंदें बरसने लगती हैं। सोनाली ने मौसम का हाल देखते हुए कहा, अब इस बारिश में हम लोग आहाना को कैसे ढूंढेंगे? आयशा, क्या तुम इस भारी बारिश में गाड़ी ठीक से चला पाओगी? आयशा ने हाँ में जवाब दिया। सोनाली ने कहा, ठीक है, जल्दी सब गाड़ी में बैठो, आहाना को ढूंढने निकलते हैं। भारी बारिश में आयशा बड़े ही ध्यान से गाड़ी ड्राइव कर रही थी। हर अनजान गली के रास्ते से गुजरते हुए आहाना का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि सोनाली ने बीच सड़क पर कई लोगों से आहाना के बारे में पूछा, मगर सब कोशिश करने के बाद भी आहाना का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सोनाली अब खुद को कोस रही थी, काश मैं आहाना को अपने साथ ना ले जाती, काश मैं आहाना को छोड़कर इन दोनों के साथ ना जाती। खुद से कहते हुए सोनाली आहाना को याद कर रही थी। आहाना किस हाल में होगी और कहां होगी, यह सोचकर भी सोनाली का दिल घबराए जा रहा था। कई देर तक तलाश करने के बाद आयशा एक जगह पर गाड़ी रोक लेती है। बारिश भी अब थम गई थी। सोनाली ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हर जगह देख लिया, आहाना कहीं नहीं मिली, अब एक ही रास्ता बचा है। यह सुनकर साक्षी और आयशा ने पूछा, कौन सा रास्ता? सोनाली ने कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और आहाना की मिसिंग कंप्लेंट करनी चाहिए, वही अपने तरीके से आहाना को ढूंढ सकते हैं। लेकिन साक्षी और आयशा सोनाली की इस बात पर चुप रह गईं, मानो जैसे वो दोनों इस बात से सहमत नहीं थी। उनके चेहरे पर भी आहाना के प्रति कोई चिंता नहीं दिख रही थी। वो दोनों तो बस सोनाली के लिए आहाना को ढूंढने में इतनी मेहनत कर रहे थे। सोनाली पुलिस के पास जाने का सोच ही रही थी कि उसी पल सोनाली के फोन पर आहाना की मां सरिता का कॉल आ गया। आहाना की मां का नंबर फ्लैश होते हुए देखकर अब सोनाली के हाथ कांपने लगे थे। अगर मैंने फोन उठाया तो वो जरूर आहाना के बारे में पूछेगी, मैं क्या जवाब दूंगी? यही सोचकर सोनाली डर से कांप रही थी। उस कॉल को रिसीव करने की सोनाली में जरा सा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आयशा ने सोनाली को शांत करते हुए कहा, देख, फोन पर कुछ भी बताना सही नहीं होगा। उनके घर जाकर आहाना के गायब होने की खबर देनी पड़ेगी। फोन पर वो यह सुनकर घबरा जाएगी, पता नहीं क्या कर बैठेंगी। अभी उनके घर चलते हैं और बताते हैं। सोनाली और साक्षी आयशा की बात से सहमत हो गए। आयशा गाड़ी ड्राइव करते हुए अब सरिता के घर की तरफ रुख कर रही थी। थोड़ी ही देर में आयशा घर के सामने गाड़ी रोक देती है। इस वक्त सोनाली की हालत डर से खराब हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस मुंह से वो सरिता जी को आहाना के यूं इस तरह गायब होने की खबर दे, और साथ ही उसे यह डर भी सता रहा था कि अंदर जाते ही न जाने सरिता जी के कितने सवालों का सामना करना पड़ेगा। मगर सोनाली अब करती भी तो क्या, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था। इसलिए इस वक्त सोनाली को हिम्मत से काम लेना पड़ रहा था। सोनाली ने आयशा से कहा, तुम साक्षी को लेकर वापस होटल चली जाओ, कल मिलते हैं। इतना कहते ही सोनाली गाड़ी से बाहर निकल गई। आयशा और साक्षी भी गाड़ी में चले गए। सोनाली ने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे के पास जाकर डोरबेल बजाई। डोरबेल बजाते ही सोनाली की दिल की धड़कनें तेज हो गई। इतने में सरिता ने दरवाजा खोलते हुए कहा, लो, अब आई हो तुम, कहाँ थी इतनी देर?
और कब से मैं तुम्हें फोन कर रही थी, पर तुमने तो मेरे कॉल का भी कोई जवाब नहीं दिया। सोनाली सहमी हुई खड़ी होकर चुपचाप सरिता की फटकार सुन रही थी। तभी सरिता ने अपना गुस्सा ठंडा करते हुए सोनाली को अंदर बुलाया। सोनाली डरे हुए कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वो अंदर आकर सरिता को आहाना के बारे में बताना चाह रही थी, मगर इस वक्त कुछ भी बताने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सोनाली ने कहना शुरू किया। मगर इससे पहले सोनाली आगे कुछ बता पाती, तभी सरिता ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, बाकी बातें बाद में कर लेना। अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं जिसे देखकर तुम खुशी से झूम उठोगी। इतना कहते हुए सरिता के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी जिसे सोनाली समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले सोनाली कुछ समझने की कोशिश करती, तभी सरिता ने सोनाली का हाथ पकड़ते हुए उसे आहाना के कमरे में ले गई। जैसे ही सोनाली सरिता जी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सोनाली की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने आहना अपने पैरों पर खड़ी नजर आ रही थी और सोनाली की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सोनाली तो आहना को हैरान भरी नजर से देखती ही रह गई। वो आहना जो बचपन से अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाती थी, वो खुद चलकर सोनाली के पास आ रही थी और पास आते ही आहना सोनाली को गले से लगा लेती है। सोनाली आहना के लिए खुश तो होना चाह रही थी, मगर वो भी जानकर हैरान थी कि अचानक आहना के बेजान पैरों में इतनी ताकत कैसे और कहां से आ गई और बिना बताए उस रास्ते से कैसे निकल गई। कुछ इसी तरह के सवाल सोनाली को परेशान और हैरान कर रहे थे। तभी सरिता ने कहा, मैंने तो सिर्फ चमत्कार के बारे में सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। इतना कहते ही सरिता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मगर सोनाली के मन में जितने भी सवाल चल रहे थे, सोनाली ने नाराजगी जताते हुए आहना से कहा, तू जानती भी है तुझे वहां रास्ते पर सामने ना पाकर मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं कब से तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही थी और तू यहां अपने कमरे में आराम कर रही है। इससे पहले सोनाली इसके आगे कुछ और बोल पाती, तभी आहना उसे इशारों में चुप रहने को कहती है। सोनाली उस इशारे को समझकर चुप हो गई। वो जान गई थी कि कुछ ऐसी बात है जो सरिता के सामने नहीं कही जा सकती। तभी सरिता अपनी बेटी के कमरे से बाहर चली गई और रात का खाना बनाने में लग गई। कमरे में अब सिर्फ आहना और सोनाली थी। सोनाली अभी भी सवाल भरी नजरों से आहना को घूर रही थी। आहना ने कहा, क्या हुआ? क्या तुझे जरा सा भी खुशी नहीं हुई ये देखकर कि मैं अब अपने पैरों पर चल फिर सकती हूं? तू तो मेरी हर खुशी में शामिल हो जाती थी, तो अब क्या हुआ? इस पर सोनाली ने कहा, खुश तो हूं, लेकिन पहले ये बता, तेरे पैरों में अचानक इतनी जान कहां से आ गई कि तू बिल्कुल ठीक हो गई? ऐसा क्या हुआ जो डॉक्टर नहीं कर पाया, वो अचानक हो गया? कहां गई थी तू? सच सच बता, मैं जानना चाहती हूं। सोनाली को चुप कराते हुए आहना ने कहा, बस बस, एक ही सांस में तू मुझसे सब पूछ लेगी, थोड़ा सांस तो लेने बहन। इस पर सोनाली ने कहा, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तू जानती भी है मेरी क्या हालत हो गई थी जब लौटने के बाद मैंने देखा कि तू गाड़ी में कहीं मौजूद नजर नहीं आ रही थी। सारा दिन बस मैं खुद को ही कोस रही थी ये सोचकर कि काश मैं जबरदस्ती तुझे अपने साथ ना ले जाती। इस पर आहना ने बोला, नहीं, गलत सोच रही है तू, बल्कि तूने मुझे अपने साथ ले जाकर बिल्कुल सही किया, वरना वो खूबसूरत फरिश्ता मेरी जिंदगी में कैसे आता? इस पर सोनाली ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, खूबसूरत फरिश्ता? कौन सा फरिश्ता? किसकी बात कर रही है तू? आहना ने जवाब में बताया, वही जो मेरे अकेले होने पर भी मेरे साथ रहा, जिसने मुझे ठीक होने का वरदान दिया। उसी की वजह से मैं आज तेरे सामने अपने पैरों पर खड़ी हूं। उसने सिर्फ मेरे पैरों को ही ठीक नहीं किया, बल्कि मेरी सोच और मेरे नजरिए को भी बदल दिया। यह कहते हुए आहना के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान देखने को मिल रही थी, जैसे उसे इस दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। लेकिन सोनाली को आहना की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थीं। आखिर किस फरिश्ते की ये रट लगाकर बैठी है? कौन सा फरिश्ता इसे ठीक कर गया? क्या बेवकूफ वाली बात कर रही है ये? यही विचार लेकर सोनाली आहना के पैरों को घूर रही थी। सोनाली ने पूछा,
तेरी बातें मेरे समझ के बाहर हैं। जरा ठीक से बताएगी कौन फरिश्ता था वो जो तुझे ठीक कर गया? कोई नाम तो होगा उसका। इतना पूछते ही आहाना ने जवाब में उसका नाम बताया। ध्रुव नाम है उसका। जब तू अपने 2 दोस्तों के साथ मैकेनिक को ढूंढने निकल गई थी, तब अकेले मुझे वहां डर सा लग रहा था। तभी एक ध्रुव नाम का लड़का मेरे पास आया, बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह। उसके होने से कब मुझे अपने 2 पैरों में हलचल महसूस हुई, मुझे ही पता नहीं चला। मेरे पैर कब हिलने लगे, मुझे ही पता न चला। इस पर सोनाली ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये क्या बोल रही है तू? कहाँ रहता है ये तेरा ध्रुव? इस पर आहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो रहता है वो मेरे पास। यह सुनकर सोनाली थोड़ा चौंक उठी। तभी आहाना को भी एहसास हुआ कि यह उसने क्या कह दिया। अपनी बात से पलटते हुए आहाना ने कहा, वो मेरा मतलब मेरे दिल में रहता है, बाकी मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। वही मुझे घर तक छोड़ने आया था, बस। इसके आगे कुछ बताने लायक नहीं है। तूने जो पूछा मैंने बता दिया। सोनाली ने थोड़ा शक जताते हुए पूछा, वो तुझे ठीक कर गया और फिर तुझे तेरे घर तक छोड़ दिया? सरिता जी से भी मिलकर गया होगा ना? इस पर आहाना ने कहा, नहीं, वो मां से बिना मिले ही चला गया, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ दरवाजे के बाहर तक छोड़ा था। मां के दरवाजा खोलने से पहले ही वो वहां से जा चुका था। मां तो पहले मुझे ऐसे देखकर खुशी से चौंक गई थी। आहाना की ये सारी बात सुनकर सोनाली को कुछ तो अजीब लग रहा था। आहाना ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे देख क्या रही है? अभी भी कोई सवाल है तो पूछ ले, पर ऐसे शक भरी नजर से मत देख। मैंने जो भी बताया सब सच बताया। मां को तो मेरी बात पर यकीन हो गया था। वो तो कह रही थी कि जरूर वो कोई भगवान का रूप होगा। एक तू ही है जो अभी भी यकीन नहीं कर रही मेरा। सोनाली ने बात को खत्म करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सारा दिन तेरे लिए परेशान रही और अब इतना कुछ देखने को सुनने को मिल गया कि मैं बस हैरान रह गई। लेकिन यह कहते हुए सोनाली के मन में कुछ और ही चल रहा था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद है। साथ ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि आहाना जरूर कुछ छुपा रही है। जरूर कुछ ऐसा है जो आहाना सबसे छुपाना चाह रही है, मगर इस वक्त वो कुछ भी पूछकर घर के माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। वो अपने तरीके से इन सब का पता लगाना चाहती थी। रात का समय हो चला था। सभी खाना खाकर सोने लगे थे। खाना खाने के बाद आहाना सबसे पहले अपने कमरे में जाकर लाइट ऑफ कर देती है। यह देखकर सोनाली गौर करने लगती हैं कि आहाना को कमरे में अंधेरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो अब अचानक कमरे के अंदर जाते ही अंधेरा क्यों कर लिया? यही सब सोनाली के दिमाग में चल रहा था। अब सोनाली छोटी से छोटी चीजों पर भी ध्यान दे रही थी। इतने में सरिता जी अपना किचन समेटकर अपने कमरे में जाने लगीं। सोनाली सरिता जी से आहाना के बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन इस वक्त सरिता जी काम करके थक चुकी थीं, तो सोनाली ने सोचा क्यों ना कल सुबह ही सरिता जी से इस विषय पर बात कर ली जाए। यही सोचकर सोनाली भी सोने के लिए आहाना के कमरे में चली गई। अंदर काफी अंधेरा था, बल्ब की धीमी रोशनी भी बंद कर रखी थी। तभी सोनाली ने कमरे की लाइट ऑन करते हुए कहा, कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हो? तुम्हें तो अंधेरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सोनाली के इस सवाल पर आहाना ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता आज तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही हो? मत भूलो, ये मेरा कमरा है। मैं चाहे इस कमरे की बत्ती जलाकर रखूं या बंद रखूं, तुम्हें इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और वैसे भी सोने का वक्त हो गया है, अब सारी रात लाइट ऑन करके तो नहीं सो सकते ना। आहाना के इस तरह बोलने पर सोनाली चुप हो गई। आहाना का इस तरह का व्यवहार देखकर सोनाली को और भी अजीब लग रहा था कि अचानक इसे क्या हो गया है। मगर सोनाली इस वक्त कुछ भी पूछकर बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। थोड़ी ही देर में सभी सो गए थे। कमरे में 2 सिंगल बिस्तर लगे हुए थे, जिसमें से एक बिस्तर पर आहाना सो रही थी और दूसरे बिस्तर पर सोनाली सो रही थी। पूरे दिन की थकान के बाद सोनाली गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन इस गहरी नींद में भी सोनाली को आहाना के हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे वो धीमी आवाज में हंसकर किसी से बात कर रही हो। इस वजह से सोनाली की नींद भी बीच रात में खराब हो गई।
जब सोनाली ने नींद से जागते हुए देखा तो आहाना बिस्तर पर बैठकर किसी से हंसकर बात कर रही थी। मगर जब सोनाली ने देखा तो बिस्तर पर आहाना अकेले ही बैठी हुई नजर आ रही थी। ये देखकर सोनाली थोड़ा हैरान रह गई कि इतनी रात में यह खुद से अकेले बात क्यों कर रही है। कहीं इसकी दिमागी हालत खराब तो नहीं हो गई। यही सोचते हुए सोनाली हैरानी से आहाना को घूरने लगी। रात का समय था, घड़ी में 2 बज रहे थे और चारों तरफ खामोशी ही खामोशी थी। और उस खामोशी में सोनाली को सिर्फ आहाना की बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। मगर अचानक सोनाली को अंधेरे में कुछ ऐसा दिख गया जिससे उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। सोनाली ने ध्यान से देखा, अंधेरे में उसे आहाना के पास कोई और बिस्तर पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। किसी का काला अक्स आहाना के पास बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। यह देखकर सोनाली ने डर से कमरे की लाइट ऑन कर देती है और आहाना के आसपास देखने लगती हैं। लेकिन कमरे में रोशनी होते ही वो अजीब सा काला अक्स सोनाली के आंखों से ओझल हो गया। तभी आहाना ने भड़कते हुए सोनाली से कहा, कमरे की लाइट ऑन क्यों कर दी? बंद कर इसे। इस पर सोनाली ने डरी हुई आवाज में कहा, मैंने अंधेरे में अभी अभी देखा था कोई तेरे पास बैठा है। कोई काला अक्स या काली परछाई थी। कुछ तो दिखा था जो तेरे बिल्कुल करीब था। यही देखने के लिए मैंने लाइट ऑन कर दी, मगर लाइट के ऑन होते ही अचानक वो दिखना बंद हो गया। इस पर आहाना ने कहा, कुछ नहीं है ऐसा, अब तू चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। इस पर सोनाली ने कहा, सोने दे? तू तो सो ही नहीं रही थी, बल्कि तू किसी से हंसकर बात करती हुई दिख रही थी। किससे बात कर रही थी तू? इस पर आहाना ने कहा, किसी से नहीं, अब सो जा और मुझ पर नजर रखना बंद कर दे। इतना बोलते ही आहाना चादर ओढ़ कर लेट गई। मगर सोनाली अच्छे से समझ चुकी थी कि आहाना उससे झूठ बोल रही है। सुबह के 9 बज जाते हैं और 9 बजे ही सोनाली की आंख खुल जाती है। जब आंख खोलकर सोनाली कमरे में देखने लगी तो उसे आहाना कहीं नजर नहीं आ रही थी। सोनाली उठकर कमरे से बाहर चली गई। सरिता जी इस वक्त अपने पति आनंद से फोन पर बात कर रही होती हैं। सरिता की बात सुनते हुए सोनाली सरिता जी के पास आकर बैठ जाती है। अपने पति से बात करते हुए सरिता ने फोन पर कहा, नहीं, मैं सब कुछ आपको फोन पर नहीं बता सकती। उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। आखिर कितने दिन लगेंगे आपको आने में? आपके लिए एक खुशखबरी है जो आपको सुनानी नहीं बल्कि दिखानी है। एक बार देखोगे तो आप भी खुशी से चौंक उठेंगे। अब बस जल्दी आ जाइए। इतना बोलकर सरिता थोड़ी देर में फोन रख देती है। सरिता की बात सुनकर सोनाली समझ गई थी कि सरिता जी किस खुशखबरी के बारे में बात कर रही हैं। सरिता को अपनी बेटी के लिए इतना खुश देखकर सोनाली को बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि वो आहाना के व्यवहार के बारे में बात करके सरिता जी का मूड खराब करे, मगर साथ ही आहाना के भले के लिए उसे यह करना पड़ रहा था। मगर इस वक्त सोनाली की नजरें आहाना को ढूंढ रही थीं। सोनाली ने पूछा, यह आहाना कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? इस पर सरिता जी ने कहा, बाहर आंगन में बैठी है और ताजी हवा ले रही है। सोनाली के पास अच्छा मौका था। आहाना की गैर मौजूदगी पर सोनाली सरिता जी से खुलकर इस विषय पर बात कर सकती थी। इसलिए बिना कोई वक्त गंवाए सोनाली ने बोलना शुरू किया, सुनिए, मैं आपसे आहाना के बारे में कुछ पूछना चाहती हूं। इस पर सरिता ने कहा, हाँ पूछो। सोनाली ने कहा, क्या आपको आहाना के व्यवहार में कुछ बदलाव नजर नहीं आया? इस पर सरिता ने पूछा, किस तरह का बदलाव? मैं समझी नहीं। सोनाली ने कहा, कल से वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। कमरे में अंधेरा करके बैठती है, ना किसी से बात करती है, बस खुद से अकेले में बात करती रहती है। कुछ पूछो तो गुस्से से भड़क पड़ती है। क्या आपने इस तरह का व्यवहार गौर नहीं किया? इस पर सरिता जी ने कहा, नहीं तो मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पर सोनाली ने कहा, आप सारा दिन काम में व्यस्त रहती हैं तो आप कैसे गौर करेंगी? मुझे लगता है आहाना के साथ कुछ तो अजीब है। वो पहले ऐसी नहीं थी। उसकी बातें भी कितनी अजीब होती हैं, जैसे फरिश्तों की बातें, प्यार की बातें। वो तो इन सब पर बिल्कुल यकीन ही नहीं करती थी। क्या आपको भी सच में लगता है कि कोई फरिश्ता आकर किसी को ठीक कर जाए? क्या यह अजीब नहीं है? इस पर सरिता जी ने कहा, बेटा,
मैं बस इतना जानती हूं कि अब मेरी बेटी पैरों पर चलने फिरने लायक बन गई है। अब वो कैसे हुआ, किसने किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरी बेटी के पैर ठीक हो गए, एक माँ के लिए यही काफ़ी है। सरिता जी के इतना कहने के बाद सोनाली चुप रह गई और कुछ भी कहने या पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में सरिता ने कहा, किचन में चाय छड़ी है, मैं देख कर आती हूँ। तुम मेरे साथ चाय पियोगी? सोनाली ने हाँ में जवाब दिया। सरिता किचन में चली गई और थोड़ी ही देर में चाय के 2 कप ले आई। दोनों एक साथ चाय पीने लगे थे, मगर अगले पल कुछ ऐसा हुआ जिससे सोनाली को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अचानक आहाना सामने से आते हुए अपनी माँ से पूछी, माँ, क्या मैं इस बिल्ली को अपने पास रख सकती हूँ? यह सुनकर सोनाली ने चाय का सिप लिए। जैसे ही आहाना की तरफ देखा तो उसके मुंह से चाय का सिप एक धसके से बाहर आ गया और उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। सोनाली ने देखा आहाना की गोद में वही काली बिल्ली थी जो कल आयशा की गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। उसकी वही बेजान डरावनी बड़ी आंखें सोनाली को अजीब तरह से घूर रही थीं। यह देखकर सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन सरिता जी इस बात से अनजान थीं। मगर उस काली बिल्ली को देखकर सरिता जी को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। सरिता ने अपनी बेटी को साफ मना करते हुए कहा, देखने में कितनी डरावनी बिल्ली है और बिल्ली को घर में पालना शुभ नहीं माना जाता। कहां से आई है तेरे पास? इस पर आहाना ने कहा, उफ फोमा, आप भी ना, एक बिल्ली ही तो है, प्यार कभी रंग रूप नहीं देखता, मैं तो इसे अपने पास ही रखूंगी। इस पर सोनाली ने कांपती हुई आवाज में कहा, आहाना, तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है, बाहर फेंको इस बिल्ली को, मेरा मतलब कहीं दूर भेज दो इसे। सोनाली के चेहरे पर डर देखकर आहाना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तभी सरिता जी ने बीच में बोला, रहने दो सोनाली, अगर इसे यह बिल्ली रखना है तो यह इसकी जिम्मेदारी होगी बिल्ली पालने की, इसे जो करने का मन करता है करने दो। इतना कहकर सरिता किचन में चली जाती हैं, मगर सोनाली की हालत अब डर से खराब हो चुकी थी। गाड़ी के नीचे उस मरी हुई बिल्ली का चेहरा सोनाली के जहन में ताजा हो गया था। यह तो वही मरी हुई बिल्ली है, कोई मरकर अपने आप कैसे जिंदा हो सकता है? यह सोचकर भी सोनाली अंदर तक कांप उठी थी। आहाना की गोद में उस बिल्ली को देखकर सोनाली की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे। सोनाली की यह हालत देखकर आहाना एक कुटिल मुस्कान लिए उस बिल्ली को सोनाली के पास ले जाने लगी थी। आहाना को रोकते हुए सोनाली ने कहा, आहाना, दूर रह मुझसे, दूर रख इस बिल्ली को मुझसे, पास मत आना मेरे, मैं कह रही हूं दूर रह मुझसे। यह कहते हुए सोनाली घबराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। सोनाली के गिरते ही आहाना उस पर हंसने लगी और अगले पल आहाना ने सोनाली के पास जाते हुए धीमी आवाज में बोला, कह देना अपनी उस दोस्त आयशा से, ना तो यह बिल्ली मरी हुई है और ना आहाना एक अपाहिज लड़की है, दोनों सही सलामत हैं, यह जाकर उसे बोल देना। और साथ ही यह भी कह देना कि रास्ते में हादसे होते रहते हैं, क्या पता कब उसकी बारी आ जाए। ये बोलते हुए आहाना उस बिल्ली को लेकर अपने कमरे में चली गई। मगर इतना सब देख और सुन लेने के बाद अब सोनाली को पूरा यकीन हो गया था कि जरूर आहाना के पास एक बुरी ताकत मंडरा रही है। सोनाली अब इस हद तक घबरा गई थी कि वो अब आहाना के कमरे में जाने से डर रही थी। तभी सोनाली के फोन पर साक्षी का कॉल आया। सोनाली ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ बोलो साक्षी। फोन पर साक्षी ने कहा, आयशा अस्पताल में है, कार एक्सीडेंट की वजह से आयशा को चोट लगी है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हल्का सा फ्रैक्चर आया है, बेड रेस्ट पर रखा गया है। इस पर सोनाली ने हैरान होकर पूछा, एक्सीडेंट कब? साक्षी ने कहा, हम लोग आज सुबह होटल से गाड़ी में वापस शहर के लिए निकल रहे थे। आयशा ड्राइव कर रही थी, मगर अचानक एक सफेद साया कुछ पल के लिए गाड़ी के सामने आ गया और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। मुझे तो ज्यादा चोट नहीं पहुंची, पर आयशा को चोट पहुंच गई, इसलिए जब वक्त मिले अस्पताल में मिलने आ जाना। इतना बोलते ही साक्षी ने फोन रख दिया। अपने कान से फोन हटाते ही सोनाली को आहाना की वो बात याद आ गई जब आहाना ने कहा था, क्या पता अगले हादसे में आयशा की बारी आ जाए। सोनाली को इस एक्सीडेंट का असली कारण पता चल गया था।
इसलिए सोनाली ने फैसला किया कि अब उसे आहाना की मां सरिता को सब सच बताना होगा। शायद तभी वो यकीन करेंगी। सोनाली तुरंत सरिता जी के कमरे में चली गई। सोनाली को कमरे में आते देखकर सरिता ने पूछा, अरे बेटा, तू कुछ चाहिए तुझे? इस पर सोनाली ने बताना शुरू किया। सोनाली ने सरिता को कल की एक एक बात बता दी, जिससे अब तक सरिता अनजान थी। लेकिन सब कुछ सुन लेने के बाद भी सरिता का दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी सोनाली ने कहा, आपको क्या हो गया है? आप मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं कर रही, या यकीन करना ही नहीं चाहती? याद है जब हम दोनों कल घूमने के लिए निकल रहे थे तो निकलने से पहले आहाना परफ्यूम छिड़क रही थी। तब आप ही ने मना किया था ये बोलकर कि इत्र की महक से आत्माएं खींची चली आती हैं। मुझे लगता है जरूर कोई शैतानी ताकत आहाना के पीछे पड़ गई है। इस पर सरिता ने बोला, अगर सच में कोई बुरी आत्मा मेरी बेटी आहाना के आसपास मंडरा रही होती तो वो कभी अपने पैरों पर चलने लायक नहीं होती। वो उसे नुकसान पहुंचा चुकी होती। कोई भी बुरी आत्मा किसी का भला नहीं कर सकती, और मेरी बेटी आहाना के साथ चमत्कार हुआ है। बुरी आत्माएं तो सिर्फ छीनना जानती है, ना कि कुछ देना। इस पर सोनाली ने कहा, और अगर यही बुरी आत्माएं इंसान को कुछ दे भी दें या उसे ठीक कर दें तो बदले में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए बोल रही हूं, कुछ तो गड़बड़ है आहाना के साथ। आप अपनी बेटी की खुशी में इतनी भी अंधी मत हो जाइए कि बाद में आहाना को पछताना पड़े। सोनाली की यह बात सुनकर सरिता चुप रह गई और किसी सोच में पड़ गई। कुछ सोचते हुए सरिता ने कहा, इसका एक ही तरीका है पता लगाने का कि आहाना के पास कोई बुरी ताकत मंडरा रही है या नहीं। सोनाली ने पूछा, कौन सा तरीका? सरिता ने कहा, वो आज शाम को ही देख लेना। शाम होते ही सरिता मंदिर के आगे जोत का दिया जलाने लगी। इतने में सोनाली भी अपनी दोस्त आयशा से मिलकर घर आ गई और मंदिर के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जोत का दिया जलाने के बाद सरिता ने आवाज देते हुए आहाना को पुकारा, आहाना बेटा, शाम की आरती लेने का वक्त हो गया है, जल्दी आओ। लेकिन सरिता के आवाज लगाने पर भी आहाना कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। सरिता और सोनाली एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते रह गए। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और आहाना मंदिर के सामने खड़ी हो गई। यह देखकर सरिता ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि घबराने जैसा अब कुछ नहीं है। पर अगले ही पल अचानक दोनों के सामने आहाना अपने आप घसीटते हुए वापस कमरे में चली गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गई हो। और ठीक उसी पल दोनों के सामने कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। ये देखकर दोनों खौफ के मारे वहीं जम गए। अब सरिता को सोनाली की बातों पर यकीन हो चुका था। इतने में दोनों दौड़ते हुए कमरे के दरवाजे के पास गए और दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, आहाना, तू अंदर ठीक तो है ना? दरवाजा खोल बेटा। इतने में कमरे के अंदर आहाना ने कहा, ध्रुव, यह तुम क्या करने जा रहे थे? अब मैं मां को क्या जवाब दूंगी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे इस तरह कमरे के अंदर घसीट कर ले आए? सामने खड़ा ध्रुव का साया आहाना के पास आकर भारी आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, पूजा पाठ और मंदिरों से दूर रहना। तो क्यों गई तुम मंदिर के सामने? आहाना ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मुझे सच में याद नहीं था, पर अब से मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दरवाजे के बाहर खड़ी सोनाली और सरिता अंदर की सारी बातें सुन रही थीं। खौफ के मारे दोनों के पसीने छूट गए। सरिता ने घबराते हुए सोनाली से कहा, हे भगवान, कौन सा साया मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है? हमें जरूर कुछ करना होगा। हमें जल्दी ही किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। यह कहते हुए सरिता की जुबान डर से कांप रही थी। इस पर सोनाली ने सरिता को शांत करते हुए कहा, शांत रहिए, जो भी करेंगे हम दोनों मिलकर करेंगे। अभी आप शांत रहिए और हम किसी अच्छे पंडित या बाबा के बारे में पता करते हैं। सोनाली के इतना कहने पर अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस दरवाजे के खुलते ही दोनों अंदर चले गए। कमरे के अंदर आते ही आहाना ने दोनों को हाथ से वहीं रुकने का इशारा किया। आहाना ने दोनों को रोकते हुए कहा, किसी भी बाबा या पंडित को बुलाने की सोचना भी मत। जो साया मेरे आसपास मंडरा रहा है, मैं उससे प्यार करती हूँ
और वो भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे वो नाराज हो जाए। इस पर सोनाली ने कहा, तेरा दिमाग खराब है? ये क्या बोल रही है तू? तू जिससे प्यार कर बैठी है वो कोई आम साया नहीं, बल्कि एक शैतानी आत्मा है। दुनिया में इंसान कम पड़ गए थे क्या कि आत्मा से प्यार कर बैठी हो? इस पर आहाना ने कहा, तो मुझे इंसानों ने दिया ही क्या है सिवाय जलालत के? किसी ने मुझे नहीं अपनाया। मैं प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। यहां तक कि तेरी दोस्त आयशा ने भी मुझे अपाहिज बोल दिया था। एक ध्रुव ही था जिसने मुझे सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि मुझे ठीक भी कर दिया, चलने फिरने लायक बना दिया। और तुम लोग मुझे इससे दूर करना चाहते हो तांत्रिक बाबा के जरिए। इस पर सरिता ने समझाते हुए कहा, बेटा तू समझ क्यों नहीं रही? यह साया तेरी एक दिन जान ले लेगा। आहाना ने कहा, अगर इसने मेरी जान ही लेनी होती तो मैं कब की जा चुकी होती। आहाना ने कल के बारे में बताते हुए कहा, जब कल सोनाली अपने 2 दोस्तों के साथ मैकेनिक को ढूंढने गई थी, तब आहाना के साथ कुछ अजीब सा होने लगा था। चारों तरफ धुंध छा गई थी और आहाना के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। आहाना गाड़ी में डर से सहमी अकेली बैठी रही। तभी गाड़ी के शीशे पर खटखटाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर आहाना ने जैसे ही गाड़ी के शीशे की तरफ देखा तो सामने बाहर एक खूबसूरत सा दिखने वाला लड़का खड़ा था, जो आहाना को बाहर आने के लिए कह रहा था। ना जाने क्यों आहाना उसकी खूबसूरत आंखों में खो गई। आहाना ने अगले पल गाड़ी के शीशे नीचे किए और उस लड़के से पूछा, आप कौन और क्या चाहिए? इस पर उस लड़के ने जवाब में कहा, जरा 1 सेकंड के लिए आप गाड़ी से बाहर आएंगी? इस पर आहाना ने कहा, माफ कीजिए पर मैं नहीं आ सकती। इस पर उस लड़के ने कहा, क्यों नहीं आ सकती? आहाना ने कहा, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरे पैर काम नहीं करते, मैं बिना व्हील चेयर के बाहर नहीं आ सकती। इस पर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार मेरा हाथ पकड़िए और बाहर आने की कोशिश कीजिए। इस पर आहाना ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं होगा और मैं बाहर क्यों आऊं? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूं। उस लड़के ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर में जान जाओगी कि मैं कौन हूं। इतना कहते ही गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। आहाना डरते हुए पीछे की तरफ होने लगी और घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इस पर उस लड़के ने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं ध्रुव हूं और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरा हाथ पकड़ो और अपना एक पैर बाहर की तरफ रखो। ध्रुव की यह बात सुनकर आहाना को एक बार फिर अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। ना जाने उसने क्या सोचकर ध्रुव का हाथ थामा और हाथ थामते हुए आहाना ने अपना एक पैर बाहर की तरफ किया। अपना पैर बाहर रखकर आहाना तो जैसे हैरान रह गई। बचपन से आहाना के पैर जो हिलते तक नहीं थे, आज वही पैर अपनी जगह से हिलकर बाहर की तरफ थे। यह देखकर आहाना की आंखों में नमी सी आ गई थी। ध्रुव ने कहा, बहुत खूब, अब ऐसे ही गाड़ी से बाहर निकलो और बाहर की ताज़ी हवा को महसूस करो। आहाना ने ठीक वैसा ही किया। आहाना खुद अपने आप गाड़ी से बाहर निकलते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आहाना की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। खुशी से इतराते हुए आहाना ने ध्रुव से पूछा, यह सब तुमने किया है ना? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। इतने में आहाना ने खुशी से ध्रुव को गले से लगा लिया। ध्रुव को गले लगाते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। चलो मेरे साथ मेरे घर पर, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाती हूँ। वो तुम्हें देखेगी तो मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। इस पर ध्रुव ने कहा, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे नहीं देख सकती, सिर्फ तुम ही मुझे देख सकती हो। आहाना ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तभी अचानक वही मरी हुई बिल्ली सामने से गुजरने लगी। उस बिल्ली को देखकर आहाना फिर से घबराने लगी। आहाना को घबराता हुआ देखकर ध्रुव ने उससे कहा, डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। यह भी मेरी तरह मर चुकी है। यह मेरी बिल्ली है, इसका नाम पिंटो रखा था मैंने। एक दिन इसी रास्ते से मैं अपनी पिंटो को लेकर घूम रहा था, तभी पीछे से एक बड़े से ट्रक ने आकर हम दोनों को कुचल दिया, जिससे हमारी मौत हो गई। तब से हम सालों से यहां भटक रहे हैं। कई आते जाते लोगों ने हमें देखा है,
पर मेरी नजर सिर्फ तुम पर पड़ी। ना जाने तुम में ऐसी क्या बात दिख गई कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। अब तुम जहां भी जाओगी बस मुझे ही पाओगी। यह सुनकर आहाना का पूरा शरीर खौफ के मारे वहीं जम गया। डर से उसकी हालत खराब होने लगी। खुद को कोसने लगी कि यह मेरे साथ क्या हो गया और मेरा सामना किस भटकती आत्मा से पड़ गया। वो अपनी खौफ भरी नजर से ध्रुव को देख ही रही थी कि तभी ध्रुव ने उससे कहा, डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा यकीन करो, मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे खुद से अलग मत करना। बदले में मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जो तुम कहोगी वैसा करूंगा। बस मुझे खुद से अलग करने की बात मत करना। आहाना ने अपने डर पर काबू पाते हुए सोचा, यह सौदा इतना बुरा नहीं है। बदले में इसने मुझे चलने फिरने लायक बना दिया, साथ ही मुझे प्यार भी मिल जाएगा। यही सोचते हुए आहाना उसे हाँ कर देती है। सब कुछ वहीं से शुरू होने लगता है। आहाना के मुंह से सब सच जानने के बाद सरिता परेशान होते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ गई। वो अब कुछ भी कहने के लायक नहीं रह गई थी। इस हद तक वो हैरान हो गई थी। सोनाली ने कहा, ये तूने क्या किया आहाना? तू नहीं जानती कि तूने अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया। अब सारी उम्र तुझे एक भटकती आत्मा के साथ बंद कर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझे इस साए से पीछा छुड़ाकर ही मानूंगी। यह सब मेरी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही अपनी गलती सुधारूंगी। इतना कहते ही सोनाली कमरे से बाहर जाने लगी, मगर अचानक एक अदृश्य शक्ति सोनाली को हवा में उछालते हुए वापस अंदर की तरफ ले आई। यह देखकर सरिता भी बुरी तरह घबरा जाती है। आहाना ने ध्रुव को शांत करते हुए कहा, ध्रुव रुक जाओ, वो बहन है मेरी, तुम उसे इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकते। तभी कमरे में ध्रुव की भारी आवाज गूंजने लगी, अगर इन दोनों ने तुम्हें मुझसे दूर रखने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले पल सरिता और सोनाली दोनों अपने आप घसीटते हुए कमरे से बाहर हो गए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह देखकर सरिता ने कहा, वो मेरी बेटी को ले जाएगा, कोई उसे बचाओ। इतने में सोनाली उन्हें शांत कराने लगी, मगर इसके बाद भी दोनों ने हार नहीं मानी। थोड़ी ही देर में दोनों एक पंडित को लेकर आ गए। सोनाली ने पंडित जी से कहा, देखिए ना, आहाना ना तो कमरे से बाहर आ रही है, ना हम में से किसी को कमरे के अंदर आने दे रही है। इस पर पंडित ने गौर करते हुए कहा, उस ध्रुव की आत्मा ने आहाना को अपने कब्जे में कर रखा है। वो किसी भी हालत में आहाना को नहीं छोड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो वो आहाना को अपनी दुनिया में ले जाएगा। यह सुनकर दोनों ही घबरा गए, मगर अब दोनों पीछे नहीं हट सकते थे। थोड़ी ही देर में हवन कुंड में आग जलाकर पंडित जी विशेष मंत्रों का जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मगर तभी कमरे के अंदर से आहाना की दर्द भरी चीख निकलती है। उस चीख को सुनकर दोनों अंदर तक सिहर जाते हैं। सोनाली और सरिता जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो आहाना जमीन पर घायल पड़ी हुई थी। आहाना ने दर्द में कराहते हुए कहा, मेरे पैर पहले की तरह काम नहीं कर रहे और शरीर में भी बहुत भारीपन सा लग रहा है, मैं उठ नहीं पा रही। सोनाली ने घबराते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी मंत्र रोक दीजिए, वरना पता नहीं वो आहाना के साथ और क्या कर बैठेगा। तभी वो पंडित अपनी जगह से उठ खड़े हुए और कमरे के अंदर गए। अंदर जाते ही उन्हें वो दिख गया जो सोनाली और सरिता नहीं देख पा रहे थे। सरिता ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, क्या दिख गया आपको? इस पर पंडित ने कहा, मैंने कहा था अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो जान का खतरा भी हो सकता है। इस वक्त उस ध्रुव का साया आहाना के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए आहाना को अपने शरीर में भारीपन सा महसूस हो रहा है। अब मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता। तभी अगले पल तीनों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे हर तरफ मातम छा गया। अचानक आहाना की गर्दन एक तेज झटके के साथ ऐसे मुड़ी कि उसके मुड़ते ही आहाना अपनी जान गंवा बैठी। ये देखकर तीनों डर से वहीं जम गए। सरिता की आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई और सोनाली ने अपनी बहन आहाना को हमेशा के लिए खो दिया। उस पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ले गया वो आहाना को अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए। तो साथियों, उस एक जिद्दी आत्मा की वजह से
और आहना की एक गलती की वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अब इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो हमें आहना की भी कोई गलती नहीं लगती, क्योंकि समाज ने उसे हमेशा बुली किया, हमेशा उसका मजाक उड़ाया, और जब वह ट्रिप पर घूमने के लिए गई तब उसकी सहेलियों ने भी उसका मजाक उड़ाया। तो ऐसे में वह डिप्रेस्ड लड़की क्या करती? अगर उसको कहीं पर उम्मीद की किरण नजर आती है तो वह वहां पर जाएगी ही ना। उसे कहीं से भी प्रेम नहीं मिला। आखिर में उस आत्मा ने उसके पूरे शरीर को ठीक भी कर दिया, और जिस प्रेम की उम्मीद वह इस दुनिया से कर रही थी और जो प्रेम उसे दुनिया से मिल नहीं रहा था, उस प्रेम की पूर्ति भी उस आत्मा ने कर दी। तो अगर उसे वहां पर खुशी मिल रही थी तो उसमें गलत क्या ही था। खैर, अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। हम यहां पर आहाना को भी गलत नहीं ठहरा सकते। वह भी अपनी जगह सही थी, और आत्मा को तो आप जानते ही हैं, अगर शैतानी आत्मा है तो उसको तो कंट्रोल करना किसी के भी बस की बात नहीं है। और अगर सामने वाले से उसको इतना सपोर्ट मिल जाए तब तो उसके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। राजकुमार बिस्ट काठमांडू, ज्योति गुजरात, मनीषा दिल्ली, रुचि शर्मा बेंगलोर, रिहान खान आगरा, जेसन अली गुड़गांव, गणेश पाठक सूरत, सदाब अंसारी सऊदी, स्वाति दाव भट्ट महाराष्ट्र, नेहा शर्मा उत्तराखंड, राज अनामिका जयपुर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई हॉरर घटना के साथ।